एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर विपक्षी दलों के दबाव में मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। सरकार ने एफसीआरए संशोधन बिल को संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। जब से सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, तभी से इस संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। हालांकि कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां और डीएमके समेत कई विपक्षी दल बिल का विरोध कर रही थी। ये दल सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही थी। हालांकि सरकार के जेपीसी को भेजने के प्रस्ताव से इस मुद्दे पर आगे बातचीत का रास्ता अब खुल सकता है। पर सवाल उठता है कि एफसीआरए संशोधन बिल में ऐसी क्या बातें हैं जिसके चलते इतना हाय तौबा मचा हुआ है। आज सियासत में बात इसी की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। केंद्र सरकार ने आखिरकार विवादित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को जेपीसी को भेज दिया है। जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में इस प्रस्ताव को गृह मंत्री अमित शाह को पेश करना था, लेकिन इस प्रस्ताव को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। Just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह के गैर हाजिरी पर सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर काम अल्पसंख्यकों के खिलाफ करती है। हालांकि अखिलेश यादव के इन आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जाहिर की। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो विदेशों से चंदा लेने वाले एनजीओ या संगठनों पर नजर रखता है। इस कानून के तहत विदेशी चंदा लेने वाली किसी भी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। नए संशोधन बिल के प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक जिस भी संगठन या एनजीओ का एफसीआरए प्रमाण पत्र किसी वजह से खत्म हो जाता है, मसलन सरकार प्रमाण पत्र रद्द कर दे या संस्था खुद इसे वापस कर दे या फिर संस्था समय पर रिन्यूअल के लिए आवेदन ना करे और या फिर सरकार रिन्यूअल के आवेदन को खारिज कर दे, ऐसी स्थिति में विदेशी चंदे से उस संस्था ने जो पैसे या एसेट तैयार किया है उस पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का नियंत्रण हो सकता है। शुरुआत में संपत्ति पर अस्थायी नियंत्रण होगा, लेकिन संस्था तय समय में अपना एफसीआरए प्रमाण पत्र दोबारा हासिल कर लेती है तो संपत्ति संस्था को वापस दी जा सकती है। लेकिन अगर प्रमाण पत्र वापस नहीं मिलता है तो संपत्ति पर स्थायी रूप से अथॉरिटी का कब्जा हो जाएगा। कई संस्थाओं ने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज या दूसरी इमारतें बनाने में विदेशी चंदे के साथ साथ भारतीय दान या दूसरे घरेलू पैसे का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा कि अगर किसी संस्था का
एफसीआरए प्रमाण पत्र खत्म हो जाता है तो क्या विदेशी पैसे से बनी संपत्ति के साथ घरेलू पैसे से बना हिस्सा भी शुरुआती तौर पर सरकारी नियंत्रण में चला जाएगा? बिल के मुताबिक ऐसी पूरी संपत्ति शुरुआत में अथॉरिटी के नियंत्रण में जा सकती है। संस्था बाद में घरेलू पैसे से जुड़े अपने हिस्से को वापस लेने का दावा कर सकती है। यही कारण है कि एफसीआरए संशोधन बिल के इस प्रावधान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आरएसएस अपने चंदे के सोर्स का खुलासा क्यों नहीं करती है। जहां ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहां से पैसे जाते हैं। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। चर्च और ईसाई संगठन इस बिल के प्रावधान पर अपनी आपत्ति और डर को जाहिर कर रहे हैं। उन्हें डर है कि विदेशी चंदे से पहले बनाई गई संपत्तियों पर भी इन नियमों का असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी चिंताएं रखी थी। डीएमके सांसद पी विल्सन भी चर्च नेताओं के साथ अमित शाह से मिले थे। उन्होंने बिल को वापस लेने या इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने भी राज्य के ईसाई समुदाय की चिंताओं से गृह मंत्री को अवगत कराया था। मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों को लेकर मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना है। बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि उनका पुराने मामलों पर भी असर पड़ सकता है। खासकर उन संस्थाओं को लेकर चिंता है जिनका एफसीआरए प्रमाण पत्र पहले ही खत्म हो चुका है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण विदेशी चंदे से बनी कुछ पुरानी संपत्तियां भी नए कानून के दायरे में आ सकती हैं। एफसीआरए कानून तोड़ने पर मिलने वाली अधिकतम जेल की सजा को कम करने का बिल में प्रस्ताव है। मौजूदा अधिकतम सजा 5 साल की है। नए बिल में इसे घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर एक और बड़ा सवाल एफसीआरए प्रमाण पत्र के रिन्यूअल से जुड़ा है। अगर सरकार किसी संस्था का एफसीआरए प्रमाण पत्र रिन्यू करने से इनकार कर देती है तो संस्था के पास अपील करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने का दावा किया जा रहा है। यह भी सवाल है कि रिन्यूअल का आवेदन खारिज करने से पहले संस्था को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं। यही वजह है कि संशोधन बिल के विरोध करने वाले मान रहे हैं कि सरकार के हाथों में ज्यादा अधिकार आ जाएगा। वहीं एफसीआरए के तहत कभी रजिस्टर्ड रहे ज्यादातर एनजीओ और संस्थाएं अब विदेशी चंदा लेने की स्थिति में नहीं है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से लेकर अब तक कुल 52,159 एनजीओ और संस्थाओं को एफसीआरए के तहत विदेशी फंड लेने की अनुमति मिली। इनमें से फिलहाल केवल 14,455 संस्थाओं का ही एफसीआरए लाइसेंस एक्टिव है, यानी करीब 28% संस्थाएं ही एक्टिव है, जबकि बाकी 72% के लाइसेंस या तो रद्द हो चुके हैं या उनकी वैधता खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 22,498 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। खास तौर पर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अकेले 2015 में 10,000 से ज्यादा संस्थाओं का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। इसके अलावा 15,206 एनजीओ के लाइसेंस को डीम्ड कैंसिल यानी रद्द माना गया। इनमें कई संस्थाओं ने नए सख्त एफसीआरए नियमों का पालन नहीं किया था। कुछ संस्थाओं ने खुद भी 5 साल की वैधता खत्म होने के बाद लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया। सरकार का दावा है कि एफसीआरए के नियमों को इसलिए सख्त किया गया ताकि विदेशी चंदे के इस्तेमाल में वित्तीय पारदर्शिता लाई जा सके, घोषित उद्देश्य के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल हो और प्रशासनिक खर्च पर ज्यादा निगरानी रखी जा सके। राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 2,104 एक्टिव एफसीआरए एनजीओ हैं, जबकि एफसीआरए एनजीओ की संख्या के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अगर रद्द और वैधता खत्म माने गए लाइसेंस को मिलाकर देखें तो बिहार सबसे ऊपर है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एनजीओ की धार्मिक पहचान की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ईसाई आबादी काफी बड़ी है और इन राज्यों में कई ईसाई एनजीओ भी काम करते हैं, जिनमें से कुछ को विदेशी फंडिंग मिलती रही है।
अब FCRA संशोधन बिल 2026 जबकि JPC को भेज दिया गया है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। समिति बिल की विस्तार से जांच कर सकती है। JPC संबंधित संगठनों, विशेषज्ञों और सरकार की बात सुन सकती है। इसके बाद वह बिल में बदलाव या सुधार के सुझाव सरकार को दे सकती है। हालांकि JPC की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब जबकि सरकार ने बिल वापस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन JPC के जरिए इस पर दोबारा चर्चा का रास्ता खुल चुका है। सरकार के पास संसद में बिल पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या होने के बावजूद वह इसे बिना चर्चा के पारित नहीं कराना चाहती। ये मोदी सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी केरल और तमिलनाडु में ईसाई समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चर्च और ईसाई संगठनों की आपत्तियों के बीच बिल को JPC के पास भेजना सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा आने वाले समय में परिसीमन बिल पर DMK का समर्थन भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके चलते सरकार ने इस बिल को JPC के पास भेजने का निर्णय लिया है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।